नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार ई पाठशाला के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं तो उसके लिए हम लोगों ने अपने तैयारी को आरंभ किया है। और इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो है हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और अभी तक हम लोगों का जो है यहाँ पे अगर देखें तो सामान्य विज्ञान का जो सेगमेंट है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा भी एक भी क्लास नहीं किया है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज जो है हम लोग सबसे पहले पहले सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है उसको भी यहाँ पे शुरू करें। और इसी क्रम में हम आज जो है आपके लिए पहला सामान्य विज्ञान का आज हम आपके लिए पहला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पहले तो आज समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विज्ञान होता क्या है और उसकी कितनी शाखाएं हैं। मेन ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें कि हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का आज अध्ययन करने वाले हैं। हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज के बारे में रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को एक निरंतर वे में जो है रेगुलर वे में आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें और आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आप सफलता की बुलंदियों को प्राप्त करें। तो चलिए आज का जो हम लोग का क्लास है उसको आरंभ करते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात जो है, थोड़ी सी जानकारी जो है वो हम आपको विज्ञान के बारे में चाहते हैं, साइंस के बारे में देना चाहते हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहली बात जो है हम आपको बता दें विज्ञान क्या है। ठीक है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो विज्ञान या साइंस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं और ऐसे असंख्य वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं वस्तुओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त किया जाता है, यानी कि समझिए पहली बात को, हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे कि अगर हम अपने क्लासरूम की ही बात करें तो यहाँ पे चेयर्स हैं, बुक्स हैं। ठीक है, ये कमरा खुद बना हुआ है, बोर्ड है, मार्कर है, ये सब क्या है, ये सारी की सारी वस्तुएं हैं जो कि पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है। ये सबसे पहली बात। अब इसमें बात ये होता है कि जो भी वस्तुएं हमारे आसपास में दिखती हैं, जैसे कि आपको हमने ये वस्तु दिखाया मार्कर, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप सबसे पहले पहले तो आपको अगर कोई वस्तु दिखाई देगा तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहिएगा कि ये आखिर ये वस्तु जो हमको दिखाया जा रहा है वो है क्या। और इसके लिए आप दो तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक, एक जो तरीका होगा वो होगा सुनकर। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति जो है कोई मतलब कि आपको जानकारी दिया, बताया, आपको बोला आपसे कि हाँ ये मार्कर है, ये है फलान चिलान, मतलब कुछ भी बोला आपसे। ठीक, तो इस तरह की एक जानकारी हो गई। दूसरी चीज कि आप इसको प्रायोगिक तौर पे समझिएगा। दूसरा जो तरीका होगा वो क्या होगा, प्रायोगिक। यानी कि प्रायोगिक का मतलब ये हुआ कि आप इस वस्तु को, मान लेते हैं कि हमने आपको मार्कर दिखाया, तो इस मार्कर को लीजिएगा, ले करके और इस मार्कर का प्रयोग कीजिएगा। प्रायोगिक का मतलब क्या कि इसका प्रयोग कीजिएगा और प्रयोग करने के बाद में जो आपको निष्कर्ष निकला उसके आधार पर आप इसके बारे में जो ज्ञान, तो उसको प्रायोगिक ज्ञान कहा जाएगा। एक तो आपने सुन लिया कि हाँ जी, मतलब आपसे कोई बोला कि बाबू ये जो है ये मार्कर है और ये मतलब कि इससे लिखा जाता है, तो आप कैसे मान लीजिएगा कि लिखा जाता है? आप इससे लिख के देखिएगा तब तो मानिएगा कि हाँ लिखा जाता है, तब जाके मतलब ये सुन करके जो ज्ञान अर्जित किया वो दूसरा हो गया। उसके बाद में आप इस चीज को प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद में आपने वाकई में इस मार्कर को लिया हमारे पास से और कहा कि सर दीजिए, थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा यूज करते हैं, और आपने लिखा। तो लिखा तो मान लेते हैं आपने लिखा राम। ठीक है, तो लिखा तो इससे लिखा गया।
तो लिखा गया जब, तो आपको इससे ये पता चला कि हाँ वाकई में ये वस्तु जो है इससे हम लोग लिख सकते हैं। तब आपको क्या हुआ कि इस मार्कर के बारे में प्रायोगिक ज्ञान मिला कि हाँ वाकई में मार्कर जो है, मार्कर लिखने के काम में आता है। तो ये इसका प्रायोगिक ज्ञान हुआ जो आपने प्रयोग करके और अर्जित किया। तो इस तरीके से समझिए कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ये मार्कर तो एक वस्तु हो गया, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका हम लोग निरंतर जो है दैनिक जीवन में अपना प्रयोग करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो इन्हीं वस्तुओं के बारे में, यानी कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं, तो उन वस्तुओं के बारे में जो प्रायोगिक ज्ञान होगा, ठीक है, हमारे चारों ओर के वस्तुएं जो है, हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बारे में प्रायोगिक ज्ञान, ठीक है। यानी कि विज्ञान का मतलब क्या हुआ? तो विज्ञान का मतलब हुआ कि हमारे चारों ओर उपस्थित, हमारे आसपास में उपस्थित जो भी वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं के बारे में जो प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, तो उस ज्ञान को ही हम लोग क्या कहेंगे? तो विज्ञान कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो विज्ञान जो है, चूंकि वस्तुओं के अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं, यानी कि जो वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं के अध्ययन को हम लोग यहाँ पे विज्ञान कह रहे हैं। वस्तुओं के प्रायोगिक ज्ञान को हम लोग यहाँ पे विज्ञान कह रहे हैं। और वस्तुओं की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, वस्तुओं के बारे में अगर हम लोग देखें, तो वस्तुएं जो हैं, वस्तुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होंगी। वस्तुएं मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होंगी? तो दो प्रकार की होंगी। यहाँ पे वस्तुओं के साथ साथ जो है ना, वस्तुओं के साथ साथ जो घटनाएं हैं उसको भी आप ले सकते हैं। वस्तुएं तथा घटनाएं, घटनाओं के, वस्तुओं और घटनाओं के, जो घटनाएं घटती हैं हमारे आसपास में, उन घटनाओं को भी हम लोग विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो चलिए समझिए, वस्तुएं कितनी प्रकार की हुई? वस्तुएं जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की। अब देखिए, एक वस्तु जो है ये आपकी हो गई सजीव, दूसरी वस्तु जो है यही हो गई निर्जीव। वस्तु कितनी प्रकार की? तो दो प्रकार की, सजीव और निर्जीव, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ठीक है। वस्तुएं दो प्रकार की हुई, तो अब आप समझ सकते हैं, आपका दिमाग जो है यहाँ पे काम कर रहा होगा कि जब वस्तुएं दो प्रकार की हुई, तो इसके आधार पर विज्ञान को भी भाई दो भाग में बांटना पड़ेगा, क्योंकि दो प्रकार की वस्तुएं हैं अलग अलग टाइप की, जिनके गुण सर्वथा एक दूसरे से भिन्न हैं। तो फिर उन दोनों को एक साथ कैसे अध्ययन किया जा सकता है? तो इस स्थिति में जो भी वस्तुएं थी, तो उनके प्रकृति के आधार पर विज्ञान को भी हम लोग प्रारंभिक तौर पे दो भागों में बांट दिए, ठीक है। प्रारंभिक तौर पे हम लोगों ने विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया? तो दो भागों में बांटा, जिसमें से अगर सजीव पदार्थों का अध्ययन करना हो तो इसी को हम लोग जीव विज्ञान या इसी को बायोलॉजी कह दिए। बायोलॉजी कह दिए, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहे, ठीक है। पहला जो ब्रांच रहा वो क्या हो गया? जीव विज्ञान या बायोलॉजी हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें, तो जो निर्जीव वस्तुओं या निर्जीव जो मतलब यहाँ पे जो घटनाएं होंगी, उनके अध्ययन को अगर हम लोग देखें, तो इसी को जो है यहाँ पे हम आपको बता दें, तो भौतिक विज्ञान कहा जाने लगा। भौतिक विज्ञान कहा जाने लगा, ठीक है, भौतिक विज्ञान। अब सुनिए, भौतिक विज्ञान हो गया, इसी को हम लोग यहाँ पे फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं। फिजिकल साइंस कर सकते हैं। अब समझिए बातों को। आज से लगभग 100-150 वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करें, तो उस समय क्या होता था कि विज्ञान उतना ज्यादा विकसित नहीं था। आज जो वर्तमान समय में विज्ञान जितना डेवलप हो चुका है, जितनी तकनीकें विकसित हो चुकी हैं, इतना तकनीक पहले विकसित नहीं था। स्थिति में
विज्ञान की जो भी मतलब नॉलेज होता था, जो भी वस्तुओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती थी, जो घटनाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती थी, वो एक ही व्यक्ति जो है पूरा का पूरा जो है अर्जित कर लेता था। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई जीव विज्ञानी जो है, अगर कोई जीव विज्ञानी जो है, बायोलॉजिस्ट जो है, उसके लिए भी पॉसिबल था, क्योंकि जीव विज्ञान में कुछ ज्यादा तो पढ़ना था नहीं। विज्ञान जब ज्यादा डेवलप करेगा तब तो मैंने कंटेंट बढ़ेगा पढ़ने के लिए, तो उस समय विज्ञान उतना ज्यादा विकसित था नहीं। तो जीव विज्ञानी जो थे ये भी जाकर के और भौतिक विज्ञान के सेगमेंट को भी पूरा का पूरा पढ़ लेते थे। ठीक है, जो जीव वैज्ञानिक थे वो भी क्या करते थे, तो भौतिक विज्ञान को भी पूरा का पूरा पढ़ लेते थे और जीव विज्ञान को भी पूरा का पूरा पढ़ लेते थे। और इस तरह के जो जानकारी होती थी, दोनों का जो सम्मिश्रण होता था, यानी कि भौतिक विज्ञान और जो जीव विज्ञान है, इन दोनों के जानकारी का जो सम्मिश्रण होता था, जो संग्रह होता था, जो तो उसी को कहा जाता था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। इसके बारे में थोड़ा, नेचुरल फिलॉसफी या इसी को हम लोग जो है प्राकृतिक दर्शन भी कह सकते हैं। प्राकृतिक दर्शन या नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। इसको एक बार फिर से समझिए। वस्तुएं दो प्रकार के और उसके आधार पर विज्ञान को बांटा गया दो भाग में, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। विज्ञान जब उतना ज्यादा विस्तृत नहीं था तो उस स्थिति में पूरा का पूरा जो विज्ञान का जो ब्रांच था, वो एक व्यक्ति जो है, कोई भी जो भी मान लेते हैं कि अगर जीव विज्ञान ये भी भौतिक विज्ञान का भी पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो समझ लिया, जानकारी प्राप्त कर लिया, तो इस तरह से इसके पास में दोनों प्रकार के जो विज्ञान के ब्रांच थे तो उनके बारे में जानकारी इसके पास एकत्रित हो जाता था। तो का जो मतलब कि दोनों, यानी कि फिजिकल जो साइंस है और जो बायोलॉजिकल साइंस है, इन दोनों के जानकारियों का जो संग्रह था, जो नॉलेज का जो पूरा जो है वो जो मतलब कि स्टोर था, इसी को नेचुरल फिलॉसफी कह दिया गया। और जो यानी कि प्राकृतिक दर्शन गया, और जो व्यक्ति या जो वैज्ञानिक इस फिलॉसफी को समझता था, इस फिलॉसफी को जानता था, उस वैज्ञानिक को अगर हम लोग देखें तो उसी को प्राकृतिक दार्शनिक कहा गया। उस व्यक्ति को क्या कहा गया जी, तो उस व्यक्ति को प्राकृतिक दार्शनिक कहा गया, यानी कि उस व्यक्ति को नेचुरल फिलोसोफर कहा गया। और इस श्रेणी में अगर हम लोग देखें प्रमुख नाम को, तो इसी में आपका जो न्यूटन है, तो न्यूटन एक तरह से नेचुरल फिलोसोफर थे। दूसरा अगर देखें तो आर्किमिडीज का आप लोग नाम सुनेंगे बार बार, तो आर्किमिडीज जो थे ये भी एक नेचुरल फिलोसोफर थे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें गैलीलियो, तो गैलीलियो जो थे ये भी एक तरह के नेचुरल फिलोसोफर थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना सारा बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हो गया कि दोनों को एक साथ रिलेट किए, तब जाके धीरे धीरे विज्ञान का क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा विकसित होते चला गया। और उस स्थिति में ये जरूरी हो गया कि अब एक साथ सारे के सारे चीजों को रख करके और पढ़ना संभव नहीं था, अध्ययन करना संभव नहीं था। इसीलिए जरूरत पड़ा कि और जो है एक बार फिर से पुनः विज्ञान को जो है अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाए, फिर से उसको क्लासिफाई किया जाए। और उस स्थिति में क्या हुआ कि जो विज्ञान के ब्रांचेस थे वो बढ़ने शुरू हुए। और भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान को पुनः दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें से पहला जो था इसी को भौतिकी कहा गया, और दूसरा का जो था इसी को रसायन शास्त्र कहा गया। रसायन शास्त्र, समझिए, रसायन शास्त्र और भौतिकी, इसको फिजिक्स कहा गया और इसी को केमिस्ट्री कहा गया। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान कितने भागों में बट गया, तो भौतिक विज्ञान दो भागों में बटा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वहीं अगर हम लोग जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान को भी पुनः बांटा गया। और इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें
जीव विज्ञान का जब विभाजन शुरू हुआ तो जीव विज्ञान के अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो सबसे पहले पहले जो इसको डिवाइड किया गया तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक जो है इसी को वनस्पति शास्त्र कहा गया, वनस्पति शास्त्र या इसी को बॉटनी कहा गया। ठीक है, पहला जो था इसको वनस्पति शास्त्र या बॉटनी कहा गया। अब सुनिए, दूसरा जो था इसी को अगर हम लोग देखें तो इसको प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र या इसी को जूलॉजी कहा गया। सुनिए ध्यान से, अब बता रहे हैं। हुआ यूं कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक है। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अगर हम लोग देखें तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो है वो सूक्ष्मजीव का खोज किया था। और सूक्ष्मजीव की खोज करने से पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस समय विज्ञान, जो जीव विज्ञान की अगर हम लोग बात करें उससे पहले का, तो उस समय ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं ये मुख्य रूप से दो ही प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि या तो वे पौधा हो सकते हैं या फिर जंतु हो सकते हैं। समझिए बात को, सूक्ष्मजीव के बारे में पता नहीं था पहले, तो जब तक सूक्ष्मजीव के बारे में पता नहीं था तो उस स्थिति में हमारे पास जो सजीव वस्तुएं जो मिल रही थी, जो सजीव मिल रहे थे, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के मिल रहे थे, तो या तो पौधा मिल रहे थे या फिर जंतु मिल रहे थे। ठीक है, तो इसी आधार पर जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो बांटा गया था, जिसमें से एक वनस्पति शास्त्र था और दूसरा प्राणी शास्त्र या जूलॉजी था। लेकिन क्या हुआ कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरिया की खोज कर दी। और जब बैक्टीरिया की खोज हुई तो वो ना तो जंतु के समान अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहा था और ना ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ना ही वो यहाँ पे ना तो जंतु के समान लक्षण को प्रदर्शित कर रहा था और ना ही पौधे के समान लक्षण को प्रदर्शित कर रहा था। तो उस स्थिति में आखिर उसके बारे में कैसे स्टडी किया जाए, ये समस्या उत्पन्न हुई और इसी के आधार पे जीव विज्ञान का एक और ब्रांच बना दिया गया और उसको नाम दे दिया गया सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्योंकि बैक्टीरिया जो था वो क्या था, तो सूक्ष्म जीव था, और इसी आधार पर जो है एक विज्ञान की शाखा बनाई गई जीव विज्ञान की और इसको कह दिया गया सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान को ही हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरह से जो वनस्पति शास्त्र है, तो वनस्पति शास्त्र की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हो गई, तो ये हो गई आपकी 3, जिसमें बारे में अध्ययन जो है, ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, तो पौधा का, तो उसको वनस्पति शास्त्र कहा जाएगा। प्राणी शास्त्र की अगर बात करें तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जंतुओं का, यानी कि जंतुओं के अध्ययन को ही प्राणी शास्त्र कहा जाएगा। और जो सूक्ष्म जीव हैं तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाएगा। तो इस तरह से जीव विज्ञान की 3 शाखाएं। भौतिकी की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं, तो इन सभी घटनाओं का, मैकेनिक्स का मुख्य रूप से यहाँ पे यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं, यांत्रिकी, तो इन सभी चीजों का अध्ययन जो है उसको फिजिक्स कहा जाता है या भौतिकी कहा जाता है। जबकि अगर हम लोग पदार्थों के बारे में अध्ययन करें, पदार्थों का, तो पदार्थ की संरचना, उनके गुण, इन सभी चीजों का अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को रसायन शास्त्र कह दिया गया या फिर केमिस्ट्री कह दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से समझिए, वनस्पति शास्त्र मतलब पौधों का अध्ययन, प्राणी शास्त्र मतलब जंतुओं का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्मजीव विज्ञान मतलब सूक्ष्मजीवों का अध्ययन, भौतिकी मतलब प्राकृतिक घटनाओं या यांत्रिकी का अध्ययन, उसके बाद में रसायन शास्त्र मतलब पदार्थों का अध्ययन। ये हो गया आपका। अब जो है थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बात करते हैं इनके जनक के बारे में।
क्योंकि यहां से प्रश्न आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक की अगर बात करें तो इन्हीं का नाम है थियोफ्रेस्टस। चलिए दूसरे कलर के मार्कर से यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। वनस्पति शास्त्र के जनक का नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है इनको वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस कौन है जी? तो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। अब सुनिए, उसके बाद में अगर प्राणी शास्त्र के अगर जनक की बात करें तो इन्हीं का नाम है अरस्तु, जिनको अंग्रेजी में हम लोग एरिस्टोटल भी कहते हैं। यानी कि अरस्तु या एरिस्टोटल जो है उन्हीं को प्राणी शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्राणी शास्त्र के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। चलिए तीसरा अगर हम लोग देखें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की अगर बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की गई थी। और बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया का खोज जो है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो इसीलिए कहा गया कि जी आपने बहुत ही महान काम किया है ल्यूवेनहॉक जी, इसीलिए आपको जो है सम्मान में आपके लिए एक नाम की घोषणा कर दी जाती है और आपको आज से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाएगा। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों ब्रांचेज के जनक के बारे में आपको अभी जानकारी बढ़िया से प्राप्त हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इतना क्लियर होगा सबका। थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति शास्त्र के जनक, अरस्तु जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र के जनक, और उसके बाद में ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहलाएंगे। वहीं अगर बात करें भौतिकी विज्ञान की तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। भौतिक विज्ञान में इतने ज्यादा बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक आ गए कि किसको भौतिकी का पिता कहा जाए ये संभव नहीं हो पा रहा था। ये मतलब कि निर्धारित करना जो है काफी मुश्किल सिद्ध हो रहा था। तो इसीलिए इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो नाम आया उनको यहाँ पे हम लोग कहते हैं, जिनका नाम है आइंस्टीन। यानी कि आइंस्टीन को कहा गया कि जी आप फादर ऑफ फिजिक्स हैं। अब उस समय क्या है कि न्यूटन जी भी काफी महान वैज्ञानिक थे भौतिकी के, उनको दुख लगने लगा तो कहा गया कि जी कभी कभी आप भी आइए। तो जो न्यूटन है, सर आइजक न्यूटन जो हैं, तो इनको भी कहीं कहीं मिलेगा कि ये भी फादर ऑफ फिजिक्स हैं। और इसके बाद में एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था गैलीलियो। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो है फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, आप परीक्षा दीजिएगा तो उसमें आमतौर पे किसी एक का ही नाम रहेगा। अगर बीपीएससी रेंज में दीजिएगा तो लपेटने के लिए तीनों में से दो को भी दे सकता है, तीनों भी दे सकता है। तो उस स्थिति में बीपीएससी की खूबसूरती ये है कि आपको एक ऑप्शन ई देता है जिसमें कहता है कि इनमें से एक से अधिक सही या इनमें से कोई सही नहीं। ये ऑप्शन रहता है ई वाला। तो वहां पे अगर तीनों रहे या दो रहे तो उस स्थिति में आप ई मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रसायन शास्त्र के अगर जनक की बात करें तो इन्हीं का नाम जो है इनको लाभवाजे कहते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र के जनक का नाम क्या है जी? तो रसायन शास्त्र के जनक का नाम लाभवाजे है, या इन्हीं को कहीं कहीं आप अंग्रेजी मीडियम के बुक पढ़िएगा तो उसमें इनका नाम लेवोजियर मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको पूरा का पूरा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे का सिलेबस प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने आपको साइंस के बारे में बताया कि साइंस क्या है और इसके जो मेन जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन से हैं, वो अभी आपने समझा। अब जो है अब हम लोग मुख्य रूप से विज्ञान की एक ब्रांच को पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है जीव विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे जी? तो जीव विज्ञान का, बायोलॉजी को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और
बायोलॉजी जो है, तो बायोलॉजी में एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिससे कि मेन बायोलॉजी का आपका बेस तैयार होगा। बायोलॉजी का बेस जो है जहां से तैयार होगा उस चैप्टर का नाम है सेल। ठीक है, उस चैप्टर का क्या नाम है जी? सेल नाम है। इसी को हम लोग कोशिका कहते हैं, सेल या कोशिका कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इस चीज को कि आखिर ये है क्या। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कोशिका के बारे में कि पहला तो आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें कि कोशिका का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को ही हम लोग साइटो और उसके बाद में कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को क्या कहा जाता है? कोशिका को सेल, और सेल को कभी कभार रिप्लेस किया जाता है, सेल को रिप्लेस किया जाता है साइटो से। ठीक है, साइटो से रिप्लेस किया जाता है। जब आप पढ़िएगा अलग अलग तरह की कोशिकाओं के बारे में पढ़िएगा, जैसे कि आप मान लेते हैं कि व्हाइट ब्लड कार्पस को देखिएगा तो वहां पे मिलेगा ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट मिलेगा। तो इस तरह से जो भी कोशिकाएं होती हैं उसके नाम के अंत में मुख्य रूप से साइट लगता है। यानी कि साइट जो है, तो साइट किसको रिप्लेस करता है? सेल को। और इसी के बेसिस पर जो है यहाँ पे सेल के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ? तो टू स्टडी अबाउट सेल, यानी कि कोशिका का अध्ययन जो है, कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए ध्यान से। कोशिका, सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि कोशिका है क्या। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल यानी कि कोशिका क्या है, ये सबसे पहली चीज हम आपको बता देना चाहते हैं। कोशिका की जहां तक बात की जाए तो हम आपको थोड़ा सा समझाएं। जैसे कि देखिए, कोई भी वस्तु जो है वो क्या होता है? किसी पदार्थ से मिलकर के बना होता है, किसी संरचना से, छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो है वो किससे बना होता है? तो छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं पदार्थों की, तो उन संरचनाओं से मिल करके और कोई भी वस्तु जो है वो तैयार होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर जो है वो भी क्या है? तो एक प्रकार की वस्तु है। भले ही वो सजीव वस्तु है लेकिन एक प्रकार की क्या है? तो वस्तु है। किसी भी जीव का शरीर जो है वो क्या है? तो एक प्रकार की वस्तु है। और कैसी वस्तु है? तो सजीव वस्तु है। तो स्वाभाविक है कि जब वस्तुओं का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के होता है, तो इसी तरह से अगर शरीर की बात करें तो शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यानी कि शरीर क्या होता है? तो शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिल के बना होता है। तो बस समझिए यहाँ पे शरीर जो है, शरीर किससे बना होता है? तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। और इसी के आधार पर देखिए, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी इकाइयां। ठीक है, अब समझिए, कोई भी वस्तु जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और जिन इकाइयों से मिलके वस्तु का निर्माण होगा उन इकाइयों को हम लोग संरचनात्मक इकाई कहते हैं। उन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक इकाई कहते हैं, या इन्हीं को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। समझिए बात को। कोई भी वस्तु जो है जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है उन इकाइयों को स्ट्रक्चरल यूनिट या संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अभी तुरंत आप सभी को बताया कि जो जीव का शरीर है
वो किससे मिलकर बना होता है? तो यही जीव के शरीर के निर्माण में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई जो है उसी को हम लोग कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। तो इस तरह से सेल जो है, सेल क्या होगा तो समझिए, सबसे पहला वर्ड इसके लिए क्या आ जाएगा तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी जो है। लिविंग बॉडी जो है तो लिविंग बॉडी का ये क्या होगा तो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, यानी कि शरीर की संरचनात्मक इकाई होगी। ये क्या होगा तो शरीर की संरचनात्मक इकाई, यानी कि कोशिका क्या है जी तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरी चीज कि यही कोशिका जो है, कोशिका के द्वारा ही किसी भी जीव के शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं तो वो सभी की सभी जैविक क्रियाएं जो है वो किसके द्वारा संचालित होती हैं तो कोशिका के द्वारा संचालित होती हैं। और इस आधार पर जो है इसी को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो इस तरह से ये क्या हो गई तो शरीर की कार्यात्मक इकाई भी हो गई, कार्यात्मक इकाई। तो चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका डेफिनेशन बनाने में सक्षम हो रहे होंगे। सबसे पहली चीज कोशिका क्या है तो कोशिका क्या है का आंसर आप सभी को मिल गया होगा कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी कि जो कोशिका है, कोशिका क्या है तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको याद हो गया होगा। कोशिका क्या है तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। पहली चीज यहां पे क्लियर हुई। दूसरी चीज हम आपको बता दें, कोशिकाएं चूंकि संरचना एवं जो उस संरचना एवं कार्य जो है तो हर एक कोशिका का अलग अलग होता है। हर एक कोशिका का संरचना एवं कार्य जो है वो अलग अलग होता है और इसी के आधार पर कोशिकाओं की आकार जो होती है वो अलग अलग होती है, वेरिएशन उसमें काफी ज्यादा पाया जाता है। और इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो प्रमुख जो भी कोशिकाएं होंगी उन सबका यहाँ पे अभी हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। फिलहाल आप इस बात का एक जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सबसे पहले जो है हम आपको बताएंगे कि कोशिकाएं जो प्रमुख जो जिनको हम लोग को याद रखना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि कोशिका जो है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को पता कैसे चला, इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। कोशिका के खोज की अगर कहानी की बात करें तो कोशिका का खोज जो है वो काफी रोचक तरीके से हुआ था। इसके लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहली चीज कि एक व्यक्ति हैं, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये एक वैज्ञानिक है और इन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में पता लगाया था। ठीक है, कोशिका की खोज इन्होंने सबसे पहले की थी, इसीलिए इन्हीं को हम लोग कोशिका का जनक भी कहते हैं, कोशिका का जनक कहते हैं। चलिए पहला चीज रॉबर्ट हुक क्या है तो कोशिका के जनक हैं। कोशिका की खोज किसने की थी तो यहीं से हम लोग का पहला यहाँ पे ये भी हो जाएगा। ये कोशिका की खोज किए थे, कोशिका की खोज किए थे, कोशिका के खोज करता है ये। तो आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए बढ़िया से। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज करता है पहला चीज, और दूसरा चीज कि इन्हीं को हम लोग कोशिका के जनक कहते हैं। कोशिका के जनक के नाम के से जानते हैं या फिर फादर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए ये यहां से क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर हम आपको बताएं तो चलिए समझते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे खोज किया था कोशिका का।
और इसके बारे में हम आपको बताएं तो सबसे पहली चीज कि इन्होंने अपने प्रयोग के लिए क्या किया कि जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गया था तो माइक्रोस्कोप को लेकर के इन्होंने जो बार्क सेल होते हैं, पौधों के जो बार्क सेल होते हैं, तो उन्हीं में कॉर्क कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, कॉर्क। और इसको लेकर के इन्होंने अपना प्रयोग जो है उसको आरंभ किया। यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किससे की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क में किया था, ठीक है। कॉर्क क्या है? तो ये पौधों की छाल में पाए जाते हैं और इन्हीं से इन्होंने कोशिका की खोज की थी। हुआ ये कि जब इन्होंने कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े को लेकर के, कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और कॉर्क के छोटे से टुकड़े को लेकर के जब इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो देखने पर उन्हें कुछ इस तरह की संरचना जो है वो देखने को मिली। ध्यान दीजिए सब लोग, इस तरह की संरचना जो है इनको देखने को मिली थी और इसी संरचना को इन्होंने कहा आगे चल के कि भैया ये सेल है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ संरचना इनको देखने को मिली थी और इस संरचना को इन्होंने क्या कहा था? तो इस संरचना को इन्होंने सेल कहा था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताएं। ये जो है ये आप मान लीजिए कि यही जो है आपका कॉर्क हो गया और इस कॉर्क को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद में इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखने को मिली। ऐसा आप देख सकते हैं, जहां मधुमक्खी छत्ते लगाई होंगी वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी। और ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी जो संरचनाएं उनको देखने को मिली, तो इसमें जो ये गोल गोल जो कोठरियां दिखाई दे रही हैं, इन कोठरियों को ही उन्होंने सेल कहा। हालांकि उस समय इन्होंने इनको सेल्यूला कहा था, सेल्यूला कहा था, ठीक है। का ही जो है अंग्रेजी रूपांतरण होता है सेल, यानी कि सेल का मतलब होता है कोठरी। सेल का मतलब क्या होता है? कोठरी। तो इन्होंने सबसे पहले जो ये गोलाकार जो कोठरी नुमा जो संरचनाएं इनको देखने को मिली थी उसको इन्होंने सेलुला कहा था। और सेलुला का मतलब होता है इंग्लिश में सेल, और इसका जो है जो हिंदी रूपांतरण है वो कोठरी होता है, या इसी को हम लोग कोष भी कहते हैं, कोष कहा जाता है, कोठरी या कोष कहा जाता है। और यही कोष जो है आगे चल के रूपांतरित होकर के और इससे उत्पन्न हो गया कोशिका। तो इस तरह से कोशिका की खोज हुई थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कहां से किया था? तो कॉर्क सेल को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया तो उसमें उन्हें छोटी छोटी मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेल कहा था। और वहीं आगे चल के जो है मतलब सेलुला कहा था, जो आगे चल के सेल या कोशिका बना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की कहानी जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपको ये इंट्रो क्लास था जिसमें हम लोगों ने इतना पढ़ा। आगे का जो क्लास है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो कोशिकाएं हैं जिनके बारे में हम लोग को याद रखना जरूरी होगा, उन सभी कोशिकाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो है आप इन सारी बातों को एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट्स बना करके इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो भी हम आपको उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चन का। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको हम और अधिक से अधिक वीडियो उपलब्ध करा सके। थैंक यू।